बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ गया है, जेडी वेंस पाकिस्तान आ गया है, और हमने देखा कि मोहसिन नकवी ने, इसहाक डार ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आसिम मलिक ने एयरपोर्ट पर जेडी वेंस का इस्तकबाल किया। वही जो होता है, जो तयशुदा था, क्योंकि अमरीकी तो अपनी सिक्योरिटी भी है, वो गाड़ियाँ भी अपनी इस्तेमाल करेंगे, और उन्हें यहाँ या दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं इस लेवल के डेलीगेशन के साथ तो भरोसा कम करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें, तमाम इक्विपमेंट और स्पेशल सिक्योरिटी पर्सनल, उनकी गाड़ियाँ सब अपने साथ रखते हैं। तो वो उसके साथ आए हैं, और फिर ग्राउंड पे ठीक ठाक सिक्योरिटी में हमने अमरीकी वफ्द को जाते हुए देखा। ये सिचुएशन है। इससे पहले बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराकची और उनके साथ 71 जो उनको असिस्ट करने के लिए लोग हैं, वो पाकिस्तान आए, और उनका भी रात में इस्तकबाल किया गया। ये तमाम लोग मौजूद थे जिनका मैंने नाम लिया। पाकिस्तान की जानिब से इस्तकबाल करने वालों में शहबाज शरीफ भी रात मौजूद थे। ये सिचुएशन रही, और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ साहब जो हैं, वो अपने जहाज़ में वो मिनाब की शहीद बच्चियों की तस्वीर, जहाँ बैठते हैं सीट पर, वहाँ उनकी तस्वीर, जहाँ हमारे कदम होते हैं वहाँ खून में डूबे हुए उनके शूज़ रखे हुए थे, और सीट पर उनका बैग रखा हुआ था। तो वो कहने लगे हम इन बच्चियों के साथ आए हैं। उन्होंने उनकी वीडियो भी जारी की, घूमे जहाज़ से उतरते वक्त, और उनसे गोया मुखातिब हुए, और मुखातिब होकर अपने गम का, उनकी शहादत का, इस कैफियत का, और फिर उसके बाद कि दुआ करो कि चीज़ें बेहतर हों, इन कैफियत का मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इजहार किया। और क्या ज़बरदस्त दिल छू लेने वाला पैगाम लेकर ईरान का वफ्द आया है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, अब्बास इराकची, ये पाकिस्तान आ गए। इस सिचुएशन में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। जज्बात हैं, उम्मीद है, खदशात हैं। खदशात में बात करें तो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने, ईरान के वफ्द ने, यह कहा कि अमेरिका पर एतमाद नहीं है, फिर भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। और जेडी वेंस की बात करें तो अमेरिका से निकलते वक्त उसने कहा कि ट्रंप से गाइडलाइंस ले ली हैं, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर से बेहतर हो, लेकिन अगर ईरान ने प्ले करने की कोशिश की तो फिर दोबारा बम बरसाएंगे, मारेंगे, तहजीब मिटा देंगे। ये तमाम चीज़ें हुई। इस माहौल में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमें ये पता है कि अमेरिका के 15 निकात, दूसरी जानिब ईरान के 10 निकात, इन निकात के साथ ये मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। अमेरिका ने जब ये 15 निकात पाकिस्तान को बताए, पाकिस्तान ने ईरान को कन्वे किए, ईरान ने जवाबन 10 निकात दिए। उसके बाद ये निकात अमेरिका को पाकिस्तान ने पहुंचा दिए। ये काम किया गया था, और अब इन्हीं के साथ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इन 15 निकात को, जो पहले भी आपके सामने रख चुके 10 निकात को दोबारा दोहराने की बजाय, इनके 3 मरकज़ी निकात क्या हैं, और ऐसी चीज़ें क्या हैं जिनकी वजह से ये खदशा फिर भी बाकी रहता है कि खुदा ना खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम भी हो सकते हैं। पहली उम्मीद, पहली दुआ हर हाल में यही करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, ताकि आलमी साम्राज्य का गुंडा जो ईरान में मासूम शहरियों की जानों के जाने की वजह बना, शहादतों की वजह फ़लस्तीन में बना, लबनान में बना, और आज भी बन रहा है, आलमी साम्राज्य का वो गुंडा, अमेरिका की वो नाजायज़ औलाद, तो ये सिलसिला बंद हो, और हम अपने निहत्ते मुसलमान बेगुनाह शहरियों का खून जो बह रहा है उसका बहना रुकता हुआ देखें। ये दुआ करनी चाहिए। बट अगेन, इस तमाम तर सूरत हाल में ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, 3 मरकज़ी निकात क्या हैं? देखिए, आबनाए हुर्मज़ पर ईरान कहता है कि निगरानी और कंट्रोल उसका ट्रांसिट फीस लगाएगा, और आबनाए हुर्मज़ ईरान की खुद मुख्तारी का हिस्सा है। फिर दूसरी बात ईरान कहता है कि तमाम पाबंदियां, प्राइमरी सेकेंडरी पाबंदियां, इनका मुकम्मल खात्मा किया जाए, और जितने जंगी नुकसानात ईरान के हुए हैं ज़रे तलाफ़ी दिया जाए, पैसे दिए जाएं ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है। 3, ईरान कहता है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता से फ़ौजी दस्तों का इनखला करे। यानी ये जो सऊदी अरब में, यूएई में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, ये भी निकल जाएं। ये ईरान का
मुतालबा है, और साथ में ये कि ईरान के जो इत्तेहादी ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल्ला है, उसके अलावा हौसी हैं, इन पर फौजी कार्रवाइयों का फौरी खात्मा किया जाए, लबनान में फौरी सीज फायर किया जाए। ये 3 निकात ईरान के। अमेरिका के 3 अहम तरीन निकात, वो कहता है कि जौहरी प्रोग्राम का मुकम्मल रोल बैक ईरान का। ईरान अपना तमाम अफजूदा यूरेनियम हवाले करे, मजीद अफजूदगी तर्क कर दे, यूरेनियम इनरिचमेंट बंद कर दे और जौहरी हथियार बनाने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दे। आबनाए हुर्मस फौरी और गैर मशरूत तौर पर दोबारा खोली जाए, आज़ाद शिपिंग वहाँ से हो, ट्रांजिट हो और आलमी सलामती की ज़मानत दी जाए। और 3, इलाकाई प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत का खात्मा, दिफाई सलाहियतों बशमूल मिसाइल प्रोग्राम पर मुकम्मल पाबंदियाँ। साजगार माहौल कितना है ये हमने देख लिया है कि ईरान में जो शहादतें हैं वो 3000 प्लस हैं, और उन शहादतों में मासूम शहरियों की शहादतें, जो आबादी है सिविलियन आबादी, उसको निशाना बनाया जाना। इन माहौल में ईरान उठकर मुज़ाकरात के लिए आया है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत, ईरानी फ़ौजी क़यादत की शहादत, उसके बाद शहादत अली लारेजानी साहब की, और ये सिलसिला मुसलसल जारी रहना, अली खामनाई साहब का ख़ानदान शहीद हो जाना। इस माहौल में ईरान इन मुज़ाकरात में आया है। तो मुज़ाकरात का माहौल कैसा हो सकता है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मुज़ाकरात में ईरान ऐसे माहौल में आया है कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे, पहले ईरान से मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात दरमियान में छोड़कर तोड़कर सिलसिला अमेरिका ने हमला किया, और फिर उसके बाद ईरान पर जंग दोनों की जानिब से मुसल्लत कर दी गई। तो ये माहौल है। इस माहौल में पेशरफ्त की उम्मीद करनी चाहिए। क्या पेशरफ्त होगी? तो चांस इसका बहुत अच्छा है भी और नहीं भी। देखिए, मुज़ाकरात का मुमकिना नतीजा, उससे पहले 3 ऐसे निकात जिनकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। ईरान कहता है कि बिजली बनानी है, तो तवानाई के मकासद के लिए पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ये हमारा हक है, और हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके सिग्नेटरी हैं। हम तो तमाम दुनिया से ताउन करते हुए, अपनी साइट्स खोलते हुए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो हमारा दामन साफ है, हमारा हक है। अमेरिका ये कहता है कि मुकम्मल रोल बैक करना होगा। तमाम अफजूदा यूरेनियम, खासतौर पर 60% वाला स्टॉक, जो यूरेनियम इनरिचमेंट 60% तक हो चुकी, वो अमेरिका के हवाले किया जाए, अफजूदगी ख़त्म की जाए, जौहरी हथियार ना बनाने की ज़मानत दी जाए। अब जो जौहरी हथियार ना बनाने की ज़मानत मांग रहा है, दुनिया में एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब चला है, वो भी अमेरिका ने चलाया है। और इस वक्त जो इसराइल, जिसकी पुश्त पनाही अमेरिका कर रहा है, वो इसराइल एनपीटी का, IAEA के मुआहिदों का, अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहिदों का सिग्नेटरी नहीं है। तो यहाँ अगर कोई गलत है तो वो इसराइल है, अमेरिका है। फिर उसके बाद जो अमरीकी मौक़िफ़ इसके अलावा है कि जहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ईरान कहता है कि आबनाए हुर्मस पर हम टोल लेंगे, हमारी खुद मुख्तारी इस पर तस्लीम की जाए, हमारा इस पर हक तस्लीम किया जाए। अमेरिका कहता है फौरी तौर पर, गैर मशरूत तौर पर आज़ाद जहाज़रानी, ये यहाँ पर कोई चेक पॉइंट वगैरह नहीं होगा, ये शुरू की जाए। और लबनान और हिजबुल्ला, इस पर सीज फायर, और इलाकाई प्रॉक्सी ग्रुप्स, इसमें फ़र्क क्या है? अमेरिका कहता है ये तुम्हारी प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, हौसी तुम्हारी प्रॉक्सी हैं। ईरान कहता है ये हमारे एलाइज हैं, और इसराइल इनके खिलाफ मुसलसल हमले कर रहा है, करता चला जाता है, और ईरान कहता है कि ये सिलसिला बंद किया जाए। इसराइल का मौक़िफ़ ये कि ये हम पर हमले करते हैं, लेकिन अगर आप गाज़ा को जानते हैं, आप इसराइल को जानते हैं, आप लबनान की सूरत हाल जानते हैं, आप ये जानते हैं कि कतर तक में इसराइल ने हमला किया है, तो फिर आप ये जानते हैं कि आलमी साम्राज्य की ये नाजायज़ औलाद, ये गुंडा, ये कितना दुरुस्त है, ये मुझे और आपको मालूम है। तो इसलिए ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। 3 निकात। अब आप इन निकात को देखें तो आपको अगेन नज़र ये आता है कि इसमें भी ईरान का मौक़िफ़ अमेरिका के मौक़िफ़ से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत है कि वो अपने हक़ के लिए सही तौर पर दुनिया के साथ ताउन करते हुए बात कर रहा है। हाँ, ये जो आबनाए हुर्मस है,
اس میں جو انٹرنیشنل واٹرز کی بات ہوتی ہے، جو اقوام متحدہ کے قوانین ہیں، ان کے تحت اگین یہ اتنی جگہ ہی نہیں ہے جتنی جگہ کے بعد انٹرنیشنل واٹرز ہوتے ہیں. تو کیا یہاں پر پھر ایران کی جو حدود ہیں وہ کتنی تسلیم کی جائیں گی؟ اگر 22 کلومیٹر کسی ملک کی سرحد کے بعد، ساحل کے بعد اس ملک کا ہے، اور پھر اس کے بعد بین الاقوامی پانی ہے جہاں کسی ملک کا کوئی رول نہیں ہے، دنیا بھر کے طے شدہ اصول ہیں، تو اس طرف عمان اس طرف ایران، دونوں کا 22 کلومیٹر ملا لیں تو یہ بنتا ہے 44 کلومیٹر، درمیان میں جگہ ہی 30 کلومیٹر کی ہے. تو اس لیے اگر آدھا آدھا کر لیں آپ اس کو 15 بھی، تو بھی کوئی انٹرنیشنل واٹرز کی جگہ نہیں بنتی. ایران یہاں پر اپنا حق تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بالکل آزاد رہے گا علاقہ، اور یہاں سے جو جہاز گزریں گے ان سے کوئی ٹول وغیرہ وصول نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر پرابلم ہو سکتی ہے. اب یہاں سے آگے بڑھنا کیسے ممکن ہے؟ پاکستان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہے یا میڈیٹر ہے، یہ بات ہو رہی ہے. تو پاکستان کا رول اب جو دنیا بھر کے میڈیا میں آ رہا ہے وہ رول ہے میڈیٹر کا، اور اس رول کے ساتھ پاکستان دونوں کو بٹھا کر بات کر رہا ہے. پاکستان کا رول ایک بڑا رول ہے اس وقت. اس رول کو تسلیم کیا جا رہا ہے پاکستان میں حزب اختلاف کی جانب سے بھی تسلیم کیا جا رہا ہے. یہاں سے آگے بات یہ ہے کہ ممکن کیا ہے. تو ان مذاکرات کی کامیابی کی امید پوری کرنی چاہیے، اور ان مذاکرات کی ناکامی کا امکان کتنا ہے؟ تو جس طرح کے ماحول میں یہ ہو رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں ہیں اور جس طرح کی ڈیمانڈز ہیں، جہاں وہ نا کچھ پوائنٹس پر بالکل ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، تو اس میں کچھ بھی ممکن ہے، بٹ امید اچھے کی رکھنی چاہیے. ایک چیز. دوسرا، ان مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے اسرائیل مسلسل تلا ہوا ہے. لبنان پر اب بھی حملے ہو رہے ہیں، آج بھی حملے ہوئے ہیں. اگر یہ کیا جاتا رہے گا تو اسرائیل، جس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنے ڈیفنس کو بھی بہترین سمجھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے تمام تر خطرات کو، جن کو اس نے خطرہ قرار دیا، حالانکہ وہ عالمی امن کے لیے خود خطرہ ہے، تو ان کو مٹا دینا چاہتا ہے. تو وہ ان مذاکرات میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بن سکتا ہے. کیا اس بات کو امریکہ تسلیم کرنے کو تیار ہے؟ تو امریکہ اس بات کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اسرائیل ایک عدد پرابلم ہے، اور یہ پرابلم ان مذاکرات کی کامیابی میں سب سے بڑی پرابلم بن سکتا ہے. دوسرا، ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین میڈیا کے حوالے سے پاکستان میں بھی ایک کام ہو رہا ہے. جو انڈین میڈیا کر رہا ہے وہ تو غلاظت ہے، لیکن ایک کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی، اور یہ کام جو ہے وہ اس حکومت کے حامی کر رہے ہیں. بھائی آپ کے پاس اتنی بڑی کامیابی ہے، پاکستان کے پاس، ہمارے پاس اتنی بڑی کامیابی ہے، الحمدللہ کہ اس کا جشن منائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں، اور کر بھی رہے ہیں. اس کے بیچ میں بنانا اے آئی ویڈیوز اور بنا کے ڈال دینا کہ انڈین میڈیا کے اینکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کا طیارہ پاکستان میں لینڈ نہیں کرے گا، رستے میں سے مڑ جائے گا اور مڑ کے واپس چلا جائے گا. یہ اسرائیل کے سورسز بتا رہے ہیں کہ پاکستان آئے گا ہی نہیں. جے ڈی وینس آ گیا پاکستان. بعد میں جب آپ جا کے چیک کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اے آئی ویڈیو ہے، یہ ہمارے ہاں کسی باقاعدہ طور پر شریر انسان نے بنا دی ہے. اسی طرح سے انڈیا کی میڈیا کے ایک چینل پر میں نے دیکھا کہ وہ اینکر جو ہے، کیا کروں، پاکستان نے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے، برداشت نہیں ہوتا. پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے اپنی کرسی ایک طرف پھینکتا ہے اور اس اسٹوڈیو کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک گھوم رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، بال نوچ رہا ہے، اور وہ بھی اے آئی ویڈیو تھی. ہمارے ہاں اس طرح کے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں. اس طرح کا اے آئی اسکرپٹ تیار کر کے انڈین میڈیا کے اینکرز سے باقاعدہ طور پر ڈیلیور کروایا جا رہا ہے، جس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ملے گی ان مذاکرات میں، اور یہ درمیان میں ناکام ہو گئے ہیں، لوگ اڑ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اور یہ شروع بھی نہیں ہو پائیں گے. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو جو ان کا کام ہے، جو وہ کرتے ہیں، وہ اتنا احمقانہ، اتنا بھونڈا، اتنا گندا ہے کہ اگر آپ اے آئی نہ بھی بنائیں تو وہ اصل میں اتنا گندا کام کر سکتے ہیں. یعنی گوبر آریہ، اس کو دیکھ لیجیے آپ، یا گوبر آریہ کے علاوہ پچھلی بار جو ہوا تھا لاہور کی بندرگاہ، اس کو دیکھ لیجیے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی چھاتی پیٹ کر، اپنا منہ نوچ کر، اپنے آپ کو دنیا بھر کے سامنے ایک لطیفہ بنا کر پیش کرنے کی اتنی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں کہ مجھے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.